Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है। ये शक्तिशाली शब्द जो सदियों से गूंज रहे हैं, आज हम जिस स्थिति में हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अफसोस की बात यह है कि अन्याय आज भी हमारे न्यायिक प्रणालियों का हिस्सा बना हुआ है। भारत में जहां जुडिशियल सिस्टम को लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में देखा जाता है, वहां न्याय हर व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी न्याय की गाड़ी बहुत धीरे चलती है और कभी कभी गलत दिशा में भी। आज हम कुछ ऐसे ही एक इंसिडेंट पे बात करेंगे जो ये दर्शाता है कि भारत में कानून व्यवस्था कितनी चौपट है और कितना ज्यादा इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गैलरी। Fantastic. Trapped for 20 years, विष्णु तिवारी's unbelievable story। ये वही मामला है जो न केवल न्यायिक प्रणालियों में खामियों को उजागर करता है, बल्कि एक ऐसे कानून के बारे में सवाल उठाता है जिसे सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन नाउ इट हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्लैकमेल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये एक फेमस कोट है जो एट्रीब्यूटेड है विलियम ग्लैडस्टोन को, जिसका मतलब है न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। इसका मतलब है कि जिस पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, अगर वे उसे समय पर नहीं मिलता तो ऐसा न्याय किसी काम का नहीं और वो न्याय बेकार जाता है। इस देरी से पीड़ित को मानसिक और आर्थिक तौर पर बुरी तरह कुचला जाता है। उसे अनिश्चितता और तनाव की आग में झोंक दिया जाता है। समाज का दबाव, पुलिस का अत्याचार, सब कुछ उस पर टूट पड़ता है। ऐसे में न्याय मिलना तो दूर की बात, जीने की उम्मीद भी छिन जाती है। उदाहरण के रूप में 2012 में दिल्ली में एक युवा महिला के साथ बलात्कार होता है। देश भर में रोष फैलता है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया सालों तक चलती है। नौकरशाही की अड़चनें, कानूनी पेचों ने पीड़ित परिवार को असीम कष्ट दिए। आखिरकार आरोपियों को सजा मिली, लेकिन देरी से मिली। देरी से मिला न्याय से वंचित करने जैसा ही था। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है और ये घटना हमें याद भी दिलाती है कि त्वरित न्याय कितना महत्वपूर्ण है। भारत में लंबित मामलों की स्थिति पर विचार करने से पहले हमें समस्या की गंभीरता पर विचार करें तो जुडिशियल सिस्टम पर एक शाप की तरह है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के अनुसार 2023 तक भारत में मल्टीपल कोर्ट्स में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतें शामिल हैं। इन मामलों में से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 66 लाख मामले लंबित हैं और हाई कोर्ट में 56 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ये आंकड़े हमें झकझोर देते हैं, कितने निर्दोष आज भी काल कोठरी में सड़ रहे हैं बिना किसी गुनाह के। विष्णु तिवारी जैसे कितने लोग सालों बल्कि दशकों तक कानूनी जाल में फंसे रहकर न्याय की आस लगाए बैठे हैं। इस न्यायिक प्रक्रिया में कितने बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये सवाल हमें लगातार हमारे जुडिशरी सिस्टम से पूछते रहना चाहिए। विष्णु तिवारी की कहानी एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़कर रूह कांप उठती है। एक निर्दोष को 20 साल तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर किया गया। वो दुनिया से पूरा कट गया, अपने ही जीवन से अनजान हो गया। 20 साल पहले जो जवान लड़का था, आज वो अपनी पूरी जवानी जेल में बिता के लगभग मिड 40s में जेल से बाहर आ पाए। क्या कोई जज साहब
उसको उसकी जवानी वापस लौटा पाएंगे। क्या ये न्याय है? विष्णु पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। एक झूठे बलात्कार के आरोप और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाकर उसे 2003 में सजा सुनाई गई, जबकि मेडिकल जांच में यह सब झूठ पाया गया। नो सीमेन फाउंड, महिला पर कोई चोट के निशान नहीं मिले और सारे आरोप बेबुनियाद साबित हुए, जिससे ये साफ था कि ये सब एक साजिश थी, संपत्ति और जानवरों के लिए हुए विवाद का नतीजा। 20 साल बाद हाईकोर्ट ने उसे बरी किया, लेकिन क्या ये बरी होना ही काफी है? क्या 20 साल वापस लाए जा सकते हैं? क्या उसका खोया हुआ समय, उसकी युवा अवस्था, उसकी खुशियां वापस लाई जा सकती हैं? एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी? क्यों हमारे न्यायिक तंत्र में इतनी कमियां हैं कि एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया गया? क्या सत्ता के गलत इस्तेमाल से किसी की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है? क्या ये सही है? विष्णु की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और हमारे न्याय तंत्र की विफलता की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या न्याय के नाम पर एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद करना उचित है? विष्णु ने अपनी युवा और प्रौढ़ अवस्था का अधिकांश समय जेल में बिताया। उन्हें कभी अपने माता पिता या भाइयों के अंतिम संस्कार में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। उनका परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से बिखर गया। वर्षों तक उन्होंने अपनी जमीन और भैंसें बेच डाली, जो भी थी, ताकि कानूनी लड़ाई लड़ सके। विष्णु के पिता रामेश्वर तिवारी 2013 में चल बसे और उसी वर्ष उनकी मां का भी निधन हो गया। वे केवल पत्रों के माध्यम से संवाद करते थे और कभी नहीं जानते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है। विष्णु के पास कोई नहीं बचा। उनका परिवार दुखी था और वे खुद भी, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे वहां नहीं थे। कल्पना करें कि आप अपने माता पिता या भाई का अंतिम संस्कार नहीं देख पा रहे हैं, उसमें भाग नहीं ले पा रहे। सोचें कि 20 साल तक जेल में बिताने का मानसिक बोझ कैसा रहा होगा, ये जानते हुए भी कि आपके परिवार और आपका जीवन बिखर चुका है। उनका जीवन, उनके सपने, भविष्य की उम्मीदें सब बर्बाद हो गई, और इसके लिए एक झूठा आरोप, एक गढ़ा हुआ मामला, जिसने उन्हें 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक परेशान किया। द SC/ST एक्ट और जर्नी थ्रू टाइम। अब आइए उस कानून पर ध्यान केंद्रित करें जिसने कई जिंदगियों को बदला। एक कानून जो न्याय और समानता का प्रतीक बना, लेकिन कई बार सवालों के घेरे में भी आया। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये कानून 1989 में लाया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचार, भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए। उद्देश्य साफ था, समाज के सबसे हाशिए पर खड़े वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाना। लेकिन क्या ये कानून अपने उद्देश्य पूरा कर पाया? क्या फिर इसका दुरुपयोग ने कई निर्दोष को कुचला? चलिए इसकी यात्रा और प्रभाव की गहराई में उतरते हैं। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की कहानियां भरपूर मिलेंगी। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने का एक संकल्प। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने का एक वादा। लेकिन क्या ये वादे, आर्टिकल्स पर्याप्त थे? नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी भेदभाव जारी रहा। 1955 द फर्स्ट स्टेप। 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट लागू किया गया। यह पहला कदम था छुआछूत जैसी प्रथाओं को अपराध घोषित करने की ओर।
लेकिन इसके बावजूद अत्याचार जारी रहे। समाज में नफरत और हिंसा की जड़ें काफी मजबूत और गहरी। 1989 बर्थ ऑफ द SC/ST एक्ट। 1989 में आया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इस कानून ने सख्त प्रावधान लागू किए। अत्याचार, अपमान और धमकी देने जैसे अपराधों पर कठोर सजा, स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना ताकि केस जल्दी निपटाया जाए। यह एक निर्णायक कदम था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कानून ने अत्याचार को रोकने में मदद की? कुछ हद तक ये बिल्कुल कारगर साबित हुआ, लेकिन समय के साथ इस कानून ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की। समय के साथ इस कानून में बदलाव हुए। 2015 अमेंडमेंट अत्याचारों के अंतर्गत और अधिक कृत्यों को शामिल किया गया, जिसे सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से रोकना और जबरन मेला ढोने के काम में लगाना। पीड़ित के पुनर्वास के लिए राहत और मुआवजे का प्रावधान। 2018 अमेंडमेंट कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी और गैर जमानती अपराधों का प्रावधान। उद्देश्य था कानून को और सशक्त बनाना, लेकिन ये बदलाव विवादों से घिर गए। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। न्यायालय ने दुरुपयोग के मामले पर चिंता जताई। क्या ये कानून निर्दोषों को फंसाने का एक जरिया बनते जा रहा था? पब्लिक प्रोटेस्ट। इस संशोधन को कमजोर करने के आरोप में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। 2019 सरकार ने संशोधन वापस लिया, लेकिन सवाल फिर वही था, न्याय और दुरुपयोग के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? द एक्ट टुडे। आज भी SC/ST एक्ट 1989 एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका प्रमुख प्रावधान है पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज, अत्याचार, धमकी और अन्याय पर कड़ी सजा। स्पेशल कोर्ट्स, न्याय सुनिश्चित करने के लिए। प्रोटेक्शन मेजर्स, पीड़ित की सुरक्षा और पुनर्वास की। लेकिन दिक्कत अभी भी बरकरार है। न्याय मिलने में देरी, कानून का दुरुपयोग, निर्दोषों को झूठे मामले में फंसा देना। ये कानून जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर कानून की ताकत इसके सही इस्तेमाल में होती है। आज का सवाल यह है, क्या इस कानून को और प्रभावी बनाया जा सकता है? क्या निर्दोषों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? क्या हम न्याय और दुरुपयोग के बीच सही संतुलन पा सकते हैं? द मिसयूज ऑफ द SC/ST एक्ट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार SC/ST अधिनियम के तहत कई मामलों का दुरुपयोग हुआ। 2019 में SC/ST अधिनियम के तहत 47,000 मामले दायर किए गए थे। हालांकि इनमें से सभी मामले वास्तविक नहीं थे। वास्तव में कई मामले व्यक्तिगत प्रतिशोध या संपत्ति विवादों के कारण गढ़े गए थे, जैसे कि विष्णु तिवारी के मामले में हुआ। ये उन मानव दुखों का विषय है जो एक दोषपूर्ण कानूनी प्रणाली के कारण होते हैं। ये निर्दोष लोगों की कहानी है, जैसे विष्णु तिवारी की, जो देरी, झूठे आरोपों और शक्ति के दुरुपयोग के चक्की में फंसता रह गया। हम अपनी न्यायिक प्रणाली की विफलताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मामलों का बैकलॉग, ट्रायल की धीमी गति और कमजोरों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग, ये वह मुद्दे हैं जिन्हें हम संबोधित करना होगा। हर साल अनगिनत निर्दोष जीवन, जैसे विष्णु का, झूठे मामलों के कारण बर्बाद हो जाते हैं। इस मुद्दे पर हम एक साथ खड़े होना होगा, ताकि हम एक न्यायपूर्ण और प्रभावी प्रणाली की ओर कदम बढ़ा सके, जो समाज के हर वर्ग की सुरक्षा की गारंटी दे। कानूनी प्रणाली की खामियों को न केवल सुधारने की जरूरत है, बल्कि उसे मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली प्रणाली में बदलने की आवश्यकता है। न्याय का मतलब केवल सजा नहीं होती, बल्कि समाज के हर नागरिक को सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द आपसे वापस मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।